हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी टॉपिक में। आज की इस वीडियो में हम ग्रामीण समाज एवं विकास की एक प्रैक्टिस सेट वीडियो लेके आए हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 6 है। अगर आपने इससे पहले हमारी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रैक्टिस सेट की सभी का लिंक दिया है, उसे आप ज़रूर देखें। ये जो ग्रामीण विकास एवं परिवेश है, ये आपके आगे आने वाले यूपी लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। हमने इस वीडियो की जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको कवर किया है, तो आप हर एक पॉइंट को ध्यान से देखते चले। इस वीडियो में हम 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो के PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो की PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रामीण समाज एवं विकास से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसे कहते हैं के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितनी राशि की स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराई जा रही है। तो आयुष्मान जो भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसके तहत जो है स्वास्थ्य बीमा की जो राशि है वो 5 लाख रुपए तक की सभी परिवार को प्रति वर्ष में 5 लाख की जो राशि है उपलब्ध कराई जाने की घोषणा की गई है। ये जो आयुष्मान भारत योजना जो है, इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2018 में की गई थी। कब की गई? तो 14 अप्रैल 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। और क्वेश्चन पूछे कि पूरे देश में कब लागू की गई, तो 25 सितंबर 2018 में इसको पूरे देश में लागू किया गया था। इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2018 में की गई थी और पूरे देश में इसे 25 सितंबर 2018 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि आज समाजशास्त्र में सांख्यिकी का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसकी समाजशास्त्रीय उपयोगी निम्नलिखित में से किन तथ्यों द्वारा स्पष्ट की जा सकती है। तो जो समाजशास्त्र में सांख्यिकी का प्रयोग है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसकी जो समाजशास्त्रीय उपयोगी है, ये समाज संख्यात्मक स्वरूप है, व्यक्तिगत ज्ञान से संबंधित। ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, इन तथ्यों के आधार पर समाजशास्त्र की जो सांख्यिकी है, इसका उपयोग द्वारा हम इसे स्पष्ट कर सकते हैं। किसके द्वारा? तो संख्यात्मक स्वरूप के द्वारा, व्यक्तिगत ज्ञान के द्वारा और सहसंबंध के द्वारा हम समाजशास्त्र में इसकी उपयोगिता को स्पष्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि संस्कृति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो संस्कृति के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये हम देख लेते हैं। संस्कृति मानव निर्मित है, ये सही है। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार होता है, ये भी सही है। संस्कृति आनुवंशिकी तथा हस्तांतरित होती है, ये जो ऑप्शन है वो गलत है। संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है, ये ऑप्शन हमारा सही है। तो जो ऑप्शन सी है ये गलत है, क्योंकि जो संस्कृति होती है ये आनुवंशिक या हस्तांतरित नहीं होती है। आनुवंशिकी का मतलब होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आना। तो जो हमारी संस्कृति है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। इसको सीखा जा सकता है, इसको अपने व्यवहार में लाया जा सकता है और ये जो है समूह के लिए आदर्श होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि सामाजिक शोध की गुणात्मक विधि क्या होती है। तो सामाजिक शोध की गुणात्मक विधि क्या है, हम देख लेते हैं। सामाजिक शोध के संदर्भ में केवल गुणों को महत्व देती है, सही है। अध्ययनरत इकाइयों का वर्णन मात्र करती है, ये भी सही है। सामाजिक शोध के संबंध में वर्तमान परिस्थिति की विवेचना करती है। ये जो उपर्युक्त सभी ऑप्शन जो दिए गए हैं विकल्प, वो सभी जो है सामाजिक शोध की गुणात्मक विधि होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि शहर को परिभाषित करने का सर्वप्रमुख मानक क्या है। तो शहर को परिभाषित करने के लिए सर्वप्रमुख मानक क्या होता है, तो इसमें गैर कृषि कार्यकलाप में संकलन लोगों का ऊंचा प्रतिशत इसमें शहर की परिभाषा करने में सर्वप्रमुख मानक होता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दिया है कि पोषण अभियान 2018 का लक्ष्य क्या है। तो पोषण अभियान जो 2018 है, इसकी शुरुआत जो है 8 मार्च 2018 में की गई थी। कब की गई? तो 8 मार्च 2018 में पोषण अभियान की शुरुआत की गई थी
और इसका जो मुख्य लक्ष्य है ये नवजात शिशुओं को जो 6 साल से जन्म से लेके और 6 साल तक जितने भी शिशु होते हैं, बच्चों होते हैं, और किशोर उम्र की लड़कियां, गर्भवती और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं से पोषण स्तर का बढ़ाना जो है इसका मुख्य लक्ष्य था। तो ये जो बी ऑप्शन दिया है, बच्चों, महिलाओं व स्तनपान कराने वाली महिलाओं का पोषण सुधारना, ये जो है पोषण अभियान 2018 का लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि निम्न में से कौन सा ग्रामीण संपत्ति का अधिकार होता है। तो ग्रामीण संपत्ति का अधिकार उत्तराधिकार होता है, विवाह, महाजनों के पास की संपत्ति। उपयुक्त जो सभी विकल्प है ये सभी सही हैं, क्योंकि ग्रामीण संपत्ति का आधार उत्तराधिकार होता है, विवाह होता है और महाजनों के पास की संपत्ति होती है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण कौन प्रदान करता है। तो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें कृषि कार्य के लिए जो ब्याज पर ऋण होते हैं ये ग्रामीण जो महाजन होते हैं इनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य के लिए ब्याज पर लोन प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है। एग्री उड़ान योजना के बारे में हम पहले देख लेते हैं। ये जो योजना है एग्री उड़ान योजना, इसे हम कृषि उड़ान योजना कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको कृषि उड़ान योजना के नाम से जाना जाता है। इसकी जो शुरुआत है वो 2020 में की गई थी। कब की गई? तो 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका जो उद्देश्य है उसको नुकसान को रोकना और किसानों की आय को दोगुना करना। इसकी जो उद्देश्य है ये होता है कि जितने भी किसानों के नुकसान होते हैं उनको रोकना और किसानों की आय को दोगुना करना एग्री उड़ान योजना या कृषि उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य होता है। तो किसानों को बिजनेस स्किल्स से लैस कराना, ये जो एग्री योजना का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच से मुक्त की घोषणा कब की गई। तो खुले में शौच से मुक्त की जो घोषणा है भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 2 अक्टूबर 2019 में की गई थी। कब की गई? तो 2 अक्टूबर 2019 में की गई। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निम्न में कौन सी हरित क्रांति से उत्पन्न प्रमुख समस्या नहीं है। तो हरित क्रांति से संबंधित कौन सी समस्या नहीं है उसके बारे में हम देख लेते हैं। उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, ये जो है ये हरित क्रांति की प्रमुख समस्या नहीं होती है। समस्याएं क्या है कि श्रम विस्थापन, पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा और कुछ फसलों तक सीमित होना, ये जो है प्रमुख समस्या होती है हरित क्रांति की। और हरित क्रांति की उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना, ये जो प्रमुख समस्या नहीं होती है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। देख लेते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो 1966 से 67 में की गई थी। कब की गई? तो 1966 से 67 में की गई थी। हरित क्रांति के भारत में जो जनक है वो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। कौन है? तो MS स्वामीनाथन जी जो हैं वो हरित क्रांति के जनक हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि निम्न में कौन सी दूध देने वाली गायों की प्रमुख नस्ल नहीं है। तो गायों की प्रमुख नस्ल सिंधी जो होती है ये गाय की प्रमुख नस्ल होती है। सेवनी और कांग्रेज, ये जो है गायों की प्रमुख नस्ल होती है जो दूध देने वाली गाय होती है। मेषाना जो है ये गाय की प्रमुख जो नस्ल नहीं होती है जो दूध नहीं देती है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि निम्न में से किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है। तो लोकतंत्र की पाठशाला किसे कहते हैं? तो स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि तहसीलदार का प्रमुख कार्य क्या है। तो तहसीलदार का जो प्रमुख कार्य होता है वो भू राजस्व प्रशासन का संचालन करना जो है ये तहसीलदार का प्रमुख कार्य होता है। जो तहसीलदार होते हैं इनका मुख्य कार्य राजस्व संग्रह, तहसीलदार और नायब तहसीलदार को अपने क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर दौरा करना जो होता है तहसीलदार का प्रमुख कार्य होता है।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा होता है। तो राजस्व प्रशासन का सबसे जो निम्नतम पद होता है, सबसे निचला जो पद होता है वो पटवारी का होता है राजस्व प्रशासन में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि भूमापन के दौरान एक जरीब की लंबाई पूरी हो जाने की अस्थायी निशानी के रूप में जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है। तो जरीब की लंबाई पूरी हो जाने पर जो अस्थायी निशान होता है, जिस यंत्र का प्रयोग हम करते हैं उसे हम सुआ के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो सुआ के नाम से। जब हम जरीब की अस्थायी जो निशानी लगाने के लिए सुआ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का संबंध किससे है। तो राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का जो संबंध होता है ये भूमि सुधार से होता है। इसकी जो शुरुआत है राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का, इसकी जो शुरुआत है अगस्त 2008 में किया गया था। कब? तो अगस्त 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी, भारत सरकार के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का जो शुरुआत है अगस्त 2008 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा में निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग भू क्षेत्रफल के मापन हेतु किया जाता है। तो जितने भी पंजाब राज्य, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्य है इसमें भू क्षेत्रफल के पैमाने के लिए ये जो मुरब्बा एक मापन होता है इसके द्वारा जो है भू क्षेत्रफल का मापन किया जाता है पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के राज्य में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि भारत में संपत्ति का अधिकार है। एक किस प्रकार का ये अधिकार होता है भारत में संपत्ति का अधिकार। तो भारत में जो संपत्ति का अधिकार है ये विधिक अधिकार होता है और संपत्ति का जो अधिकार है इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 300A के तहत इसका उल्लेख किया गया है। और इसमें ये बताया गया है 300A के तहत कि संपत्ति का जो आधार है वो आधार प्रदान करता है और मौलिक अधिकार ये नहीं होता है। संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार होता है। जो अनुच्छेद 300A है इसके द्वारा कानूनी आदेश के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ये जो है 300A के अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो उत्तर प्रदेश के राज्य में जो हमीरपुर जिला है इस जिले में सर्वाधिक उत्पादन जो है चने का किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लाया गया। तो उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी जो अधिनियम है ये वर्ष 1964 में लाया गया था। कब लाया गया? तो वर्ष 1964 में लाया गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है। तो नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी जो यूनिवर्सिटी है ये फैजाबाद के कुमारगंज में स्थित है। इसकी जो स्थापना है 1975 में की गई थी। कब की गई? तो 1975 में फैजाबाद में नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी आबादी नगरीय है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी आबादी नगरीय है। तो 22.3% जो आबादी है ये नगरीय आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में मलमल पर छपाई का कार्य गुणवत्तापूर्वक रूप से किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो ये मथुरा जिला है इसमें मलमल पर छपाई का कार्य गुणवत्तापूर्वक रूप से किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है। तो 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों की जो संख्या है ये 7 है हमारे उत्तर प्रदेश में।
देख लेते हैं कि जितने भी उत्तर प्रदेश में जो कुल नगर है 915 नगरें हैं। कितनी? तो 915 नगरें हैं। और इसमें 1 लाख से 10 लाख तक जितनी भी आबादी वाले वैज्ञानिक नगरों की संख्या कितनी है? तो 64 है। कितनी? तो 64 है। और 10 लाख से अधिक जितनी भी आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है? तो 7 है। इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम हर रोज़ ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। मिलते हैं एक ऐसे ही टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।